हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस पेपर 2 ऑफ जे एडवांस फिजिक्स 2025। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है। तो देख लेते हैं भाई, हमें एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के निकालना है। तो यहाँ पर एस क्या दे के रखा है, सीधा एस उन्होंने दे रखा है ईएमएफ पर टेम्परेचर, यानी वोल्ट पर केल्विन दिया हुआ है। उसके बाद सिग्मा थर्मल कंडक्टिविटी, हमें पता है सिग्मा क्या होता है, जे बाय ई होता है। ये हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जे होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ई होता है वोल्ट पर मीटर। तो दैट टर्न्स आउट टू बी एम्पियर अपॉन वोल्ट मीटर। और थर्मल कंडक्टिविटी आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो जूल पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन पर मीटर। ये हमें डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स उससे आता है। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो तो जे अपॉन एम के एस, तीनों आगे रख दो। यार यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्मा एस स्क्वायर सिग्मा बाय के, एस स्क्वायर इज वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला के अलग है थोड़ा सा, ये हमें रखना पड़ रहा है। वी स्क्वायर के स्क्वायर, सिग्मा हमारे पास दिया है एम्पियर अपॉन वोल्ट मीटर, और ये हमें दिया है जूल अपॉन एम के एस। पुट कर दीजिए यहाँ पर, मीटर से मीटर को उड़ा दीजिए, एक वोल्ट यहाँ से चला जाएगा, एक केल्विन भी चला जाएगा। तो वोल्ट पर केल्विन इंटू एम्पियर सेकेंड अपॉन जूल आ जाता है। अब वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ जूल पर चार्ज, राइट। तो जूल पर चार्ज, और चार्ज को आप चाहें तो एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एम्पियर सेकेंड अपॉन जूल। ये सारी चीजें कट जाएंगी, आपका सिर्फ 1/केल्विन बचेगा। तो फाइनल आंसर में आपका 1/केल्विन आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है कि एक शीट दी हुई है जो कट कर रही है सिलेंडर को, मतलब थ्रू आउट द लेंथ, और उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक इमेजिनेशन करते हैं कि क्यूब बन रहा है एल लेंथ का। ठीक है, चारों दिशाओं से हमने ऐसे इमेजिनेशन कर लिया क्यूब बन रहा है। अब देखो क्या है ना, कि क्योंकि उन्होंने ग्राउंडेड कर रखी है, तो देखो अंदर क्यू चार्ज है। तो क्योंकि अभी हम कुछ समय के लिए डायलेक्ट्रिक भूल जाते हैं, चलो, तो अंदर वाली सरफेस पे यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और बाहर आपका चार्ज जीरो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द आउटर सरफेस। तो इसलिए हमारे पास बाहर क्यू डैश जीरो होना चाहिए, इसका मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर हमने क्यूब मान भी लिया है तो बाकी 5 साइड से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, तो फ्लक्स उनसे जीरो होगा, राइट। फ्लक्स सिर्फ इसी सरफेस से जाएगा। लेकिन क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, इसलिए हम लगा सकते हैं फाई, जो हमारे पास टोटल आएगा दैट विल बी क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बनना चाहिए। अब हमें बेसिकली क्यू इनक्लोज निकालना है उस क्यूब के अंदर का, इसी से फ्लक्स आ जाएगा, बिकॉज बाकी किसी से फ्लक्स है नहीं। तो निकाल लो भाई इसके इनक्लोज्ड कितना है। तो सिंपल हमारे पास क्या करना है, अंदर वाला सिलेंडर ले लो, अंदर वाले सिलेंडर पे हमारे पास कितना आ रहा है देख लो। तो ये इधर है और ये इधर है। तो आर हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास R√2 है, ये 45 है और नीचे वाला 45 है। तो ये टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री है। दूसरे वाले के लिए बड़ा वाला जो हमारे पास सिलेंडर है, उसमें हमारे पास क्या देके रखा है, उसमें ये है, और इसमें यहाँ पर दिया था R और ये दिया था 2R, सॉरी यहाँ से R दिया है आपका प्लेन से, और वो दिया है 2R। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, नीचे 60 डिग्री हो जाएगा, यानी टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री। अब देखो, जिस जो सर्कल का फ्रैक्शन होता है वही सिलेंडर के भी फ्रैक्शन होता है, बिकॉज जेड डायरेक्शन वो लीनियर होता है, उसमें कोई वेरिएंस नहीं आता। तो हम देख लेते हैं भाई कितना फ्रैक्शन इसके अंदर है। तो फ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, यानी 1/4 फ्रैक्शन इस सिलेंडर का उस शीट के अंदर है। और दूसरे वाले का कितना फ्रैक्शन है 120 अपॉन 360, यानी 1/3 फ्रैक्शन इसका अंदर है। अच्छा, यहाँ पर डायलेक्टर को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं। हमें पता है कि भाई अगर कहीं पर भी कोई भी कंडक्टर है, वहां पर क्यू चार्ज है प्लस का, तो उसके जस्ट इमीडिएटली अबव डायलेक्टर पे -Q1 - 1/k होता है, यानी टोटल चार्ज अगर हम कंसिडर करेंगे तो Q/k होता है। तो अगर हमें टोटल इनक्लोज चार्ज निकालना है तो दैट विल बी Q/k। अच्छा, इसमें 1/4 है, तो 1/4 पोर्शन आएगा, तो 1/4 ऑफ चार्ज भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम फ्री चार्ज की बात करेंगे तो फ्री चार्ज यहाँ पर कितना होगा इसके अंदर, दैट विल बी Q/4, और उसमें फ्री चार्ज कितना होने वाला है यहाँ पर -Q/3। लेकिन हमें टोटल चार्ज लेना है तो हमें डायलेक्ट्रिक का भी लेना पड़ेगा। तो बेसिकली Q/4k -Q/3k अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा टोटल फ्लक्स देगा। तो Q/12k एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5। तो हम सीधा करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा Q/60 एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल फ्लक्स है वो वहीं से पास हो रहा होगा इसी वाली लाइन से,
बाकी वाली लाइन से पास हो नहीं सकता, तो इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं Q/60 ε0 हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालने वाला है। एक हमारे पास एक रॉड दी हुई है, उसमें स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। पहले वाले केस में एक मिडिल पे है, दूसरी कोने पे है टॉप पे, और दूसरे में दोनों आपके बीच में लगी हुई हैं। तो आपको बताना है दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा गिवन दैट ग्रेविटी इज नॉट देयर। तो ग्रेविटी नहीं आ रहा है तो हम सीधा सीधा मान सकते हैं कि mg का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और एंगल सारे छोटे हो रहे हैं। तो क्या होने वाला है, देखो कोई भी एक रॉड को अगर मैं लेता हूँ, तो अगर मैंने हल्का सा एंगल से इसको चेंज कर दिया, तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो आगे गया होगा वो गया होगा L/2 थीटा के बराबर, और यहाँ पर जो आगे गया होगा वो L थीटा से गया होगा। तो क्योंकि इतना कंप्रेशन किया है उसने, तो यहाँ पर KL थीटा का उसने फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर लगाएगा वो KL थीटा/2। mg है नहीं तो mg को हटा दो, तो नेट टॉर्क हमारे पास अंदर की तरफ अल्फा आना है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो I α1 इज इक्वल टू KL थीटा। अब देखो इसका टॉर्क निकालेंगे तो L cos थीटा लेना चाहिए, बट थीटा छोटा है तो हम सीधा L ही लिख देते हैं। दूसरे का KL थीटा/2, और उसका भी हम सीधा L/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो α1 विल कम आउट टू बी 5/4I टाइम्स ऑफ KL स्क्वायर इंटू थीटा, ये इसका हो जाएगा। दूसरी रॉड की बात करना है तो दूसरी रॉड में दोनों ही सेंटर पे हैं, तो उसमें सीधा मैं लिख सकता हूँ I α2, पहले वाला भी सेंटर वाला ही होगा, तो उसका भी KL स्क्वायर 4 थीटा बनेगा, दूसरे का तो बन ही रहा था KL स्क्वायर 4 थीटा, तो इट टर्न्स आउट टू बी KL स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो α2 को आप रीअरेंज कर देंगे तो बन जाएगा KL स्क्वायर अपॉन 2I टाइम्स ऑफ थीटा। ω1 स्क्वायर ω2 स्क्वायर मिल चुके हैं, रेशियो आप निकाल लीजिए, तो 5/4 अपॉन 2, 1/2 सॉरी, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/2। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी था, अंडर रूट ले लीजिए, f1/f2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2। तो सीधा सीधा आपका अंडर रूट ऑफ 5/2 आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन एसएसएम में सॉल्व किए तो ये जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कंसिडर स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1, जिसमें बोला है कि m1 मच मच ग्रेटर देन m2 है। हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ गामा। In this transfer process, there is no other loss of mass if the separation between the centers of the stars is r relative। हमें कुछ निकालने को बोला है। अब देखो भाई सिंपल ये है कि आपका एक m1 सेंटर पे है और m2 उसके आसपास घूम रहा है, राइट। अब देखो इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके से जब हम करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें हमें एक चीज़ पता है, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ सकता। तो आपको पता है कि हैवियर मास है तो वो रेस्ट पे रहेगा, दूसरा पार्टिकल का जो एंग्लो मोमेंटम होगा वो दिया जाएगा mr² ओमेगा से, आई ओमेगा बेसिकली पॉइंट मास है। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो Gm1 m2 सॉरी ये m2 होगा अपॉन r² आपका होना चाहिए mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा m2 r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर m2 तो सीधा ही कट जाएगा, r² इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, r को l के टर्म्स में लिख देते हैं, विच इज गोइंग टू बी l अपॉन m2 ओमेगा सॉरी r, तो m2 r स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव इज Gm1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका r क्यूब, क्योंकि r4 आ रहा है ना, तो r4 आ रहा है, ऊपर एक r है, तो नीचे आपका हो जाएगा r क्यूब। अब क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, तो देखो G अपॉन एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और आपका, या फिर मैं उधर कर लेता हूँ, तो आपका हो जाएगा m2 स्क्वायर इंटू m1 इंटू r, ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय g विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। अब हम इसको पूरे को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के साथ, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये r है, गामा हम बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ गामा कंफ्यूजन कर सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं गामा को ले रहा हूँ z भी कंफ्यूज करेगा, मैं गामा को ले लेता हूँ w, अच्छा रहेगा। तो गामा को मैं w रख दूंगा यहाँ पर, यानी बेसिकली dm/dt। अगर आप, उन्होंने बोला कि m1 मास गेन कर रहा है तो dm/dt आपका प्लस w होगा, और m2 लूज कर रहा है तो dm2/dt आपका माइनस w होगा, तो w यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो पहले r को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr अपॉन dt m2 स्क्वायर m1 प्लस r m1 छोड़ दो, फिर 2m2 dm2 अपॉन dt
राइट, प्लस आर एम टू स्क्वायर डी एम वन अपॉन डी टी, और वहाँ कांस्टेंट थे उनका तो जीरो होना ही है। अब देखो डी एम वन अपॉन डी टी हमारे पास डब्ल्यू मान लीजिए, डी आर अपॉन डी टी हमारे पास है ये। अच्छा, थ्रू आउट आर से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर मैं थ्रू आउट आर से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आर गया, ये आर गया, हमें यही चीज़ निकालनी है। और एम वन एम टू स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी टू और एम वन एम टू स्क्वायर, तो हो जाएगा टू, एम वन एम टू गया, यहाँ पर एम टू आ जाएगा, डी एम टू बाई डी टी हमारे पास माइनस डब्ल्यू होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एम वन, और ये प्लस डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ हमारा वन अपॉन आर डी आर बाई डी टी क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू टू अपॉन एम टू माइनस वन अपॉन एम वन टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। अब देखो भाई एम वन बहुत बड़ा है तो वन अपॉन एम वन बहुत छोटा होगा, तो अगर मैं उसको नेग्लेक्ट करूँ तो वन अपॉन आर डी आर बाई डी टी जो है वो लगभग टू डब्ल्यू अपॉन एम टू आना चाहिए। यहाँ पर डब्ल्यू उन्होंने गामा दिया तो टू गामा अपॉन एम टू आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर प्लस टू गामा अपॉन एम टू आना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं दिया, माइनस दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आंसर देना होगा तो ये बी देंगे, नहीं तो फिर आई थिंक बोनस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा देखो भाई, हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके सेंटर से हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, जो चार्ज 10 की पावर माइनस 8 कूलम का है। ओके, इसका रेडियस हमें दे रखा है भाई 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बोल रखा है द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड, अच्छा पहले नहीं किया ग्राउंड, बाद में ग्राउंड किया, तो सेकंड सिनेरियो, एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड, ठीक है। देखो पहले सिनेरियो में क्या होने वाला है, यहाँ पर इंडक्शन होगा, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए क्यू डैश चार्ज आने वाला है, और यहाँ पर आपका उतना ही पॉजिटिव में क्यू डैश चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाद में जब ग्राउंड करेंगे तो आपका सिनेरियो डिफरेंट आएगा, और बाद में उन्होंने ग्राउंड से भी हटा दिया। तो देखते हैं भाई क्या क्या पूछा उन्होंने। बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450। देखो भाई सेंटर पे निकाल लो, वही आएगा। तो सेंटर पे अगर निकालेंगे तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है उनका, तो जीरो होगा, तो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से आएगा। तो के 10 की पावर माइनस 8 अपॉन दूरी कितनी है 0.2, तो 9 इंटू 10 पावर 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 अपॉन 0.2 विच इज 450। तो 450 वोल्ट आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हम लोग आंसर में दे सकते हैं। उसके बाद बोला है कि चार्ज फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड, अच्छा फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज। अच्छा देखो भाई, अगर हम ग्राउंड कर देते हैं किसी चीज को तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब हमें स्फीयर के सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो डेफिनेटली ये जो स्फीयर है ना वो कुछ चार्ज गेन कर लेगा। मतलब सेकंड सिनेरियो में क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ। सेकंड सिनेरियो में आपका जो ये स्फीयर है वो कुछ चार्ज गेन करेगा, जरूरी है गेन करना, नहीं अदरवाइज वो जीरो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से 20 सेंटीमीटर पे था, आपने इसको कर दिया ग्राउंड, ठीक है, v जीरो हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ से इसके पास कुछ q चार्ज आएगा ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो पाए। तो c का जीरो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, vc विल बी के क्यू बाय उसका रेडियस 0.1 है, और दूसरे वाले का है k 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.2। इसकी वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली, कितनी है 450 है, ठीक है। तो ये जीरो करना है आपको, तो माइनस 450 इज इक्वल टू के हमारे पास 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 है ही है, इंटू क्यू अपॉन 0.1, तो 0.1 इधर ले जाओगे तो 45 हो जाएगा, तो माइनस 45 बन गया। एंड क्यू की वैल्यू हो जाती है 9 5 45, तो 5 माइनस 5 इंटू 10 पावर ऑफ, सॉरी यहाँ पर 9 आना चाहिए, प्लस 9, तो माइनस 9 बन जाएगा। तो माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन भी गलत ही सही बोला है उन्होंने, बोला है कि इतना फ्लो करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस। ऑफ कोर्स अगर ग्राउंडिंग रिमूव कर दिया तो अब कोई तरीका नहीं है उसको जाने का, तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज आपका माइनस 5 माइनस 9 होगा, वो भी ठीक ही है, इसी को हमने सॉल्व कर लिया था। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट्स। अच्छा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की है, उसमें बोला है and the charge on the sphere is measured, the grounding is then removed and subsequently, अच्छा फाइनली उन्होंने चार्ज पॉइंट चार्ज को भी दूर किया है। तो देखो पॉइंट चार्ज को दूर किया उन्होंने फाइनली, उसके पास भी कुछ चार्ज था माइनस की उसके पास है, और उनके बीच में दूरी अब कितनी हो गई है 30 सेंटीमीटर्स की हो गई है,
तो आप कैलकुलेट कर लीजिए फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पे। तो माइनस के क्यू बाई आर तो हम देख चुके हैं भाई, वो पहले वाली पोजीशन को नलीफाई कर रहा था, तो -450 के बराबर था वो। ठीक है, तो पहले 450 था, -450, तो इसने -450 दिया हुआ था। अब उसको आपने कर दिया है, तो के क्यू कितना है आपका 10⁻⁸ अपॉन कितना हो गया है 30 यानी 0.3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -450 प्लस के 9 + 9 होता है, तो 90 हो जाएगा अपॉन 0.3, 900/3 यानी 300, तो -150 आएगा। तो आई थिंक इट शुड बी द 150 वोल्ट फाइनली हो जाएगा, 300 तो नहीं हो सकता है, तो आंसर ये गलत हो जाता है। हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई आपका जो चार्ज उस पर आया है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो जितना था उतना ही होगा, लेकिन आपने पॉजिटिव को दूर कर दिया तो उसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा, बट माइनस क्यू की वजह से उतना ही रहेगा, तो नेट पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसके बेसिस पे भी हम इसको हटा सकते थे। सिक्स्थ हमारा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम, द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। ठीक है, स्लैब ऑफ थिकनेस टी रखा हुआ है, ओके। सेंटर पे हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट रखी हुई है एस का, as shown in the figure. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirrors are correct? देखो इस सिनेरियो के सिर्फ ऐसा ही है कि आपकी फाइनल रेस अगर पैरेलल हो जाती हैं और फिर बाद में फिर इसके फोकस पे जाएंगी तभी हो पाएगा। ठीक है, तो हम यही सिनेरियो बना सकते हैं कि भाई अगर हमें ऐसा करना है तो रेस इस तरह से होनी चाहिए कि उसको लगे कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि भाई फोकस से आ रहा है तभी वो रेस पैरेलल हो पाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी फिर वही कंटिन्यूटी रिपीट होगी। तो मान लो ये अपने खुद के फोकस पे जाने की कोशिश करेगा और ये इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर वही प्रोसेस। एक मिनट, क्या बोला है उन्होंने? ग्लास स्लैब मोनोक्रोमेटिक लाइट एस एम्बेडेड द सेंटर ऑफ द स्लैब शोन द फिगर फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन एस इटसेल्फ। अच्छा, एस पे ही बनाना है आपको, तो हमें बताना है कि कहाँ होगा। ओके, मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। ओके ओके, मच लार्जर है इनके बीच में, तो उन्होंने बोला है कि ओके टू मिरर्स, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू मिरर्स, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2x है, तो इस दोनों के बीच में हमारे पास क्या है x होनी चाहिए डिस्टेंस। अब हमें ऐसा करना है कि भाई हमें इतना पता है कि भाई शिफ्ट करता है, तो अगर हम सोर्स जहाँ रखा है तो हम बोल सकते हैं भाई हाफ जो है वो स्लैब रखा हुआ है। तो अगर हाफ स्लैब रखा हुआ है तो जब रे इधर जाएगी तो शिफ्ट कितने का होगा, तो डेल्टा एक्स में शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट कितना होने वाला है t/2 1 माइनस 1 अपॉन कितना, कितना हो जाएगा आपका n नॉट, इतना शिफ्ट हो जाएगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो जब इतना शिफ्ट हो रहा है आपका तो हमें इतना बोला कि भाई जब इसको शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स नॉट आपने शिफ्ट कर दिया, मान लो एक्स आपका इसके सेंटर से दूरी होगी डेफिनेटली, तो आपने इसको डेल्टा एक्स से शिफ्ट कर दिया। तो जब इसने डेल्टा एक्स से शिफ्ट कर दिया तो अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स है, अगर वो फोकल लेंथ है इसका, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई आपकी जो इमेज है, एक मिनट, फोकल लेंथ हमारा दूसरे साइड होना चाहिए। एक मिनट, इसमें हमने नॉर्मल बनाया है तो हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो इधर है तो इधर शिफ्ट होगा। ठीक है ठीक है ठीक। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि भाई शिफ्टिंग आगे की तरफ होगी, और इधर अगर आ रहा है तो शिफ्टिंग पीछे की तरफ होगी। हाँ, तो देखो बेसिकली हो क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब में हमारे पास ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर जब सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से जब जाएगा किसी भी इंस्टेंस पे, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा इसका मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इधर जाके जब पैरेलल आएगा तो ये फोकल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगा क्योंकि इधर है कहीं फोकल लेंथ। तो इससे क्या होगा कि जब आप इधर आएगा तो यहाँ पर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यही है, यानी फोकल लेंथ आपका थोड़ा कम होना चाहिए इससे। ठीक है, तो x माइनस डेल्टा एक्स है वो आपका f के बराबर होना चाहिए, तभी ये सिनेरियो रिपीट हो सकता है। तो देख लेते हैं भाई, अगर हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर आप शिफ्ट को यहाँ रख देते हैं तो x माइनस t/2 1 - 1/n नॉट,
इज इक्वल टू एफ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो हमारे पास एफ प्लस टी अपॉन टू इंटू वन माइनस वन बाई एन नॉट आना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास 2x है दैट शुड बी 2f प्लस टी टाइम्स ऑफ वन माइनस वन बाई एन नॉट। तो इतना होना चाहिए फॉर दैट टू हैपन। आई थिंक एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका इधर जा रहा है तो शिफ्ट कितना होगा, आगे की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। मैं बस फॉर्मूला का दिख रहा था, हमने फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं लगाया, तो बिल्कुल सही लगाया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट को फिर से देख लेते हैं। अपेरेंट डिस्टेंस है ना, तो कितना है यहाँ पर, टी बाई टू है, टी बाई टू अपॉन म्यू नॉट इंटू दिस, ठीक है बिल्कुल सही है। तो हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया, तो हमारा आंसर भी होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। तो बेसिकली देखो कंसेप्ट ये है हमारे पास कि यहाँ पर जब ये यहाँ से निकल रहा है ना तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगा आगे, ये फोकल लेंथ है, और जब वो आ रहा होगा तो वो उस फोकल लेंथ के अलॉन्ग ही आएगा, लेकिन ये मिरर उसको आगे शिफ्ट कर देगा, तो वहीं बन जाएगी इमेज, ठीक है, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ही शिफ्ट करता है। तो बेसिकली फंडा यही है। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन बोलते हैं 6 इनफाइनाइटली लार्ज एंड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स आर फिक्स्ड इन कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसमें बोला कि सबका हमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है, द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव शीट्स इज 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 का दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 माइक्रोन दिया हुआ है अपने को। द वेरियस रीजन्स बिटवीन द शीट्स आर डिनोटेड बाय दिस सिग्मा नॉट हमें दिया है, और हमें बताना है कि कौन सा चीज सही है। अब रीजन 4 इन कॉन्फ़िगरेशन 1, रीजन 4 की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। देखो आपका क्या बोला है, एक मिनट, रीजन 4, देखो रीजन 4 में कि अगर राइट साइड देखेंगे तो प्लस और माइनस सिग्मा दोनों साथ में रह रहे हैं, तो प्लस का लेफ्ट वर्ड्स होगा, माइनस का राइट वर्ड्स होगा, तो उनका नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा। वैसे ही उसके राइट में देखो प्लस माइनस, तो नेट आपका जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज दोनों उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो 4 पे जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ए पे आपका जीरो होना चाहिए। इन रीजन 3 द कन्फिग्रेशन 2, अच्छा 3 में हमें इसकी बात करनी है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, अच्छा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो भाई, ओके ओके, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 3 के लेफ्ट में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आपका नहीं रहेगा, अपोजिट है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी आपका नहीं रहेगा, ऑपोजिट है। यानी सिर्फ इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, बिकॉज ये सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। सपोर्ट करेंगे तो भाई सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से होगा, दूसरी की वजह से सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है, बिकॉज सिग्मा बाय 2 चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो दैट विल नॉट हैपन। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5। फर्स्ट एंड लास्ट बोल रहे हैं। देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो देखो भाई पहले वाले रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट वर्ड्स होगा, लेकिन दूसरे में लेफ्ट वर्ड्स है, नेट जीरो हो गया। फिर आपका राइट वर्ड्स है, फिर आपका लेफ्ट वर्ड्स है, नेट जीरो हो गया। तो इसका मतलब नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है फिफ्थ वाले रीजन में, इनटू डी, इतना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो निकाल लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है, सिग्मा इज 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 9, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 12 इंटू डी, डिस्टेंस कितना दिया 10 की पावर ऑफ माइनस 6, तो कितना हो जाता है आपका -3 -3, 10 की पावर -3 हो जाएगा। सही क्या क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो सिग्मा इज माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर ना, तो सिग्मा 10 -9 -6 है। ओके गलत लिखा मैंने, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो सिग्मा कितना दिया 9 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 होल डिवाइड बाय 9 इंटू 10 पावर ऑफ -12 इंटू 10 की पावर ऑफ 1 माइक्रोन है, 10 की पावर -6 दिया हुआ है। ओके तो आपका बेसिकली 1 वोल्ट होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि 5 वोल्ट होगा, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी राइट, तो गलती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। ओके फर्स्ट एंड लास्ट का देख लेते हैं। देखो भाई पहले में आप जाओगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप आएगा, राइट, कुछ ड्रॉप होगा, मान लीजिए V1। दूसरे में आपका ड्रॉप इस तरफ आएगा V2, राइट, लेकिन तीसरे में सिचुएशन वैसा ही है, तो उसमें इधर ड्रॉप आएगा V2। उसके बाद चौथे में हमारे पास इस तरफ ही ड्रॉप आएगा, एक मिनट, ये हमारे पास पहला, मतलब हाँ इधर से इधर, मतलब वो हायर से लोअर जा रहा हूँ मैं, ये इधर होगा, इधर हायर से लोअर है, इधर भी हायर से लोअर है, V2 ही मैग्नीट्यूड का होगा, और ये V1 होगा इधर। तो अगर मैं फर्स्ट से लास्ट चलता हूँ तो देखो V1 है,
V2 कट जाएंगे दोनों, और एक V2 और है, तो 2V1 माइनस V2 बनेगा। तो 2V1 माइनस V2 हमारा होगा। तो देख लेते हैं भाई, जो V2 होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का माइनस, और वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक का होगा इंटू, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ, बेसिकली दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कितना बन जाएगा, 3 बनेगा, 3/4, तो 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो जीरो तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये तो एक इधर ही है और इनका इधर इधर और इधर, ये कैंसिल आउट करेंगे क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसका कितना है, एक मिनट देख लेते हैं। 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, उसका डबल कर दिया तो 3/4, 3/2, और इनका कितना आया था, इनका तो ये कट कट गया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में था सिग्मा बाय एप्सिलॉन 20, तो जीरो तो नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बार बी का हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन शायद मैंने गलत कर लिया। 2 में हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। ओके, रीजन कन्फिगरेशन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो इसकी वजह से सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ नहीं सही है। पोटेंशियल में फर्स्ट एंड द लास्ट हीट्स इन कन्फिगरेशन 1 इज फर्स्ट एंड लास्ट, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट में ये इधर था गया, इधर ही आएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 1 वोल्ट है, हाँ ये सही है। तो आई थिंक ए ऑप्शन ही होना चाहिए। आई होप आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक, बट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आई थिंक 1 शुड बी द आंसर। बाकी कोई होता है तो हम लोग आंसर शीट में देख लेंगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद अ हॉट रिजर्वर। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कार्नोट इंजन और हीट पंप साथ में लगाए गए हैं, तो बेसिकली हो गया है, यहाँ पर कार्नोट इंजन यहाँ से हीट लेके इधर वर्क दे रहा है, और यही वर्क ये यूज कर रहा है अपना ये चलाने के लिए। तो इसमें बोला है कि 1000 केल्विन पे ये हमारे पास है, और 0.4 इसका एफिशिएंसी दे के रखा हुआ है, और एक्सट्रैक्ट्स 150, तो 150 जूल हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये, है ना। The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance this, तो बीटा 10 देके रखा है इसका। The hot reservoir of the heat pump is at temperature of 300, तो hot reservoir heat pump का ये दे रखा है 300 केल्विन पे। Which of the following is correct? Work excited from the Carnot engine 1 cycle। अच्छा, वर्क की बात करें, एफिशिएंसी आपको पता है, दिस इज वर्क अपॉन Q1 होता है, which is 0.4, तो आप देख लीजिए W will be 0.4 into 150, how much will that be? दिस इज गोइंग टू बी 60, तो 60 जूल्स हमारे पास होना चाहिए। 60 जूल्स आंसर सही दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्व ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600। ओके, 6 देख लेते हैं भाई। एफिशिएंसी हमें सिंपल पता है भाई, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी को 1 माइनस T2/T1 भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 0.4, तो T2/T1 इज 0.6, तो आपका T2 सीधा 600 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया। तो 600 केल्विन आपका ये बनना चाहिए, तो इन्होंने बोल रहा है 600 केल्विन, बिल्कुल सही बोला है। टेम्परेचर द कोल्ड रिजर्व ऑफ द हीट पंप, अच्छा इसका कोल्ड रिजर्व बोला है, देखो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 दिया है, तो आपको पता है बीटा जो होता है, दैट बीटा इज गिवन एज T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो आप रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू T2 निकालना है, T1 हमारे पास कितना है 300, तो 300 माइनस T2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 3000 माइनस 10 T2 इज इक्वल टू T2, तो T2 की वैल्यू हो जाती है 3000 अपॉन 11, तो 3000 अपॉन 11 अगर मैं बोलूँगा तो लगभग 270 नहीं आएगा, अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास होना चाहिए 3000 डिवाइड बाय 11, 272 होना चाहिए। अब देखो 272 आ रहा है, अब इसको लेना है कि नहीं लेना है वो अलग बात है, 270 दे रखा है, तो आई डोंट थिंक वी शुड चूज इट एज द आंसर।
हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल. ओके ओके ओके. हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वर ऑफ द हीट पंप. अच्छा, हमें ये निकालना है क्यू डैश कितना है. तो देखो यहाँ पर हमने वर्क निकाल लिया कि 60 हमारे पास आ रहा था, 60 जूल हम इधर दे रहे हैं. तो देखो हमारे पास जो एफ बीटा होता है ना, बीटा ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट इज Q2/W. तो ये Q2 होता है. तो आपको बीटा अगर 10 दिया है तो आप सीधा Q2 निकाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी 600. ठीक है, तो 600 जूल्स हमारे पास ये आएगा. तो अगर 600 जूल्स आ रहा है वो है, तो यहाँ पर 660 जाना चाहिए, राइट. तो Q2/W. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. तो हमारे पास जो होता है वो Q2/W होता है. हम्म तो W हमारे पास 60 था, ये 600 है, एंड इट शुड बी 660. यहाँ तो वही होना चाहिए. तो हमारे पास 540 नहीं हो सकता, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमें उसको हटा देना चाहिए. आई थिंक बी, ए एंड बी शुड बी द आंसर इन माय केस. नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन. कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with a uniform speed omega. The ratio of the magnitude of the magnetic dipole moment of the angular momentum about the same axis is given as alpha q/2m. The value of alpha is. देखो ये वाला जो है ना, इसका आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट आई थिंक इसका आपको याद ही करना पड़ता. इसका मैं देखो, इसका मैं अलग से कभी करा दूंगा, लेकिन मैं इसका सीधा बता देता हूँ. देखो, दिस इज समथिंग जो हमें हमेशा नोट्स में कराया जाता है. जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर कराया गया होगा, तो दिस इज समथिंग दे वुड हैव डिराइव्ड. तो जब वहाँ पर डिराइव कराया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि क्या होता है. तो मैं सीधा बता देता हूँ. देखो, अगर आपको याद नहीं है तो हमें डेरिवेशन का मैं एक किसी अगले सेशन में बता दूंगा, लेकिन इसका सीधा सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 1.66, राइट. अगर इसको डिराइव करना है तो डिराइव करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करिए कि हम आपने रिंग का निकाल रखा है. रिंग के लिए हमें पता है कि रिंग का क्या होता है. रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो Q/m/L होता है. अब रिंग के थ्रू हम लोग डिस्क का निकाल सकते हैं ना. हम लोग इसको एक्स डी एक्स में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करके हम लोग डिस्क का निकाल सकते हैं. उसके बाद हम सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं. इसमें हम लोग छोटे छोटे डिस्क में इसको तोड़ेंगे, एंड देन हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो इसको सीधा याद करना ही होता है, अदरवाइज ऐसे तो बहुत लंबा पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 एंड एजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10. ओके, देखो अगर ग्राउंड स्टेट में है तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट में -13.6 एनर्जी होती है. तो इसने टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की होगी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच ν1, वो होनी चाहिए 13.6 प्लस 10. इतनी एनर्जी उसकी होगी क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. The electron then combines with the positron at rest to form a positronium atom in its ground state and simultaneously emits a photon of frequency ν2. ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी एमिट करता है. अब उन्होंने बोला कि जो वो पॉजिट्रोनियम एटम उनका जा रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से जा रहा है एनर्जी में. तो हम बात करते हैं भाई एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए. ठीक है, तो हमने बताना है कि भाई ν2 कितना निकाला होगा. तो ये टोटल एनर्जी इनिशियली उसकी टाइम जो थी एनर्जी थी और 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी है. तो अच्छा, दूसरी बात है कि टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास, जो बाइंडेड एनर्जी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है. अगर आपने डेरिवेशन किया तो आपको पता चलेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मास मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो अब क्या होता है कि जब हम पॉजिट्रोनियम लेते हैं तो हमें देखो उनके ये लोग क्या है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे. तो जब हम हाइड्रोजन एटम की चीजें पॉजिट्रोनियम एटम के लिए लगाते हैं तो हमें रिड्यूस मास यूज करना पड़ता है. तो हम लोग बेसिकली m/2 यूज करेंगे. ठीक है. Okay, it's given that the positron has the same mass as that of the electron and positron atom can be considered as Bohr atom. ठीक है. In which electron positron, ठीक है, consider no other energy loss during the whole process. The difference between the two photonic energies is okay. तो काइनेटिक एनर्जी 5, तो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की इसके पास एनर्जी है ही है.
as that of the electron, and the positronium atom can be considered as a Bohr atom in which the electron and the positron orbit around their center of mass. Okay, तो बेसिकली हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो एक मिनट टू बॉक्स करके, हाँ ठीक है। तो जब हम सॉरी ये गलती कर दी, यहाँ पर जो मास आता है ना वो मास इलेक्ट्रॉन का आता है, ठीक है, न्यूक्लियस का नहीं आता, सॉरी न्यूक्लियस का मास हम कंसिडर, क्योंकि हम ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो मास आपका जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन का आता है जब हम टोटल एनर्जी को डिराइव करते हैं। तो क्या होता है कि जब पॉजिट्रोनियम एटम बनता है तो उसमें आप रिड्यूस मास रखोगे इन दोनों का, और रिड्यूस मास जो आता है उसमें आप जहां जहां मास था वहां पर Me/2 रखा जाएगा, जिससे जो जो टोटल एनर्जी की वैल्यूज आ रही थी एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के लिए, पॉजिट्रोनियम एटम के लिए उसकी आधी आती है। तो अगर मैं पॉजिट्रोनियम एटम की बात करूं और ये ग्राउंड स्टेट में है तो इस बंदे की टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए दैट शुड बी हाफ ऑफ 13.6, दैट मीन्स नेगेटिव में इसकी होगी कितनी, 12 हाँ 6.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इसकी एनर्जी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपकी 6.8 अंदर है इसकी, ठीक है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 6.8 तो निकलने वाली नहीं है, ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से वो जा रहा है, प्लस H ν2 जो है वो आपका फोटोन में चला गया। तो हमने सारी एनर्जी कंसिडरेशन में ले ली, तो आपका टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियली इलेक्ट्रॉन कितनी थी हमारे पास, 10 थी, ठीक है, ये तो उसका है क्या कहते हैं फोटोन का। तो ये जो एनर्जी थी ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है उसका कुछ पोर्शन आपका एटम के अंदर बाउंड हो गया है, कुछ पूरा का पूरा एटम चल रहा है उसी एनर्जी से, और कुछ फोटोन में निकल गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो H ν2 हमारे पास जो निकलेगा 10 - 5 - 6.8, एक मिनट 6.8 टोटल एनर्जी हमारे पास, अच्छा नहीं वो रिलीज करेगा, तो -6.8 लेंगे, तो +6.8 दैट विल बी इक्वल टू 5 + 6.8 11.8, एक मिनट, ये 11.8 हुआ और इसका कितना हमारे पास हो गया 23.6। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ ν1/ν2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23.6/11.8, दैट विल समहाउ कम आउट टू बी इक्वल टू, अच्छा 2 के आसपास आएगा। अच्छा तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसा है, देखो हमने किया क्या, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, उसने ग्राउंड स्टेट को एनर्जी सप्लाई की और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी दी, तो 23.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट उसकी एनर्जी थी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन था उसको 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी मिली, अब उसने क्या किया, उसने से फोटोन को भी रिलीज किया, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी भी एटम को दे दी। और देखो माइनस जब वो जाता है तो माइनस का हमें माइनस के साथ लेना पड़ेगा, माइनस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होती है जब आपका होता है, तो यानी इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी तो हमें माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा, तो प्लस में नहीं लेंगे। दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी बिफोर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम जो सिस्टम था उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इनिशियली टोटल एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के पास थी 10, बाद में क्या हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हुई पूरे एटम में, जिसमें 6.8 रिलीज हुई माइनस के साथ, +5 काइनेटिक में चलेगी और एक फोटोन में चलेगी। वी सॉल्व्ड इट, वी गॉट H ν2, वी फाउंड द रेशियो एंड आंसर आपका आना चाहिए 2। तो यहाँ पर हमें साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इट डजंट मेक सेंस। तो अगर आप गलती कर रहे हो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा उस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमारे पास है आइडियल मोनोटॉमिक गैस ऑफ n मोल्स इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक process consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static process as shown in the diagram of VT. The volume of gas at WXY are given. Okay, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है चलेगा। If the absolute temperature of is given as this, heat absorbed by the gas along XY is, देखो XY हमारे पास isobaric process है, तो डेल्टा Q आपको निकालना है, that should be NCP डेल्टा T। मोनोटॉमिक गैस है तो 5/2 NR डेल्टा T आपको निकालना है। तो डेल्टा T मतलब आपको y और x का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हो भाई। WX हमारे पास क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो TW VW की गामा -1 इज इक्वल टू TX VX की पावर गामा -1। तो TW हमें दिया है 1/NR, कर लो, तो यहाँ पर 1/NR दिया हुआ है। VW इज 64, गामा हमारे पास 5/3 होता है मोनोटॉमिक का, तो 64 ये 2/3 हो जाएगा, TX और ये हो जाएगा 125 इंटू 2/3, तो 2/3 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 4 64 का 2 की पावर 6 होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 2 की पावर 4 16 हो जाएगा ये, दैट इज गोइंग टू बी 2 की पावर 4 अपॉन NR
tx एंड दिस इज 5 क्यूब, तो 5 क्यूब मतलब 5 स्क्वायर बन जाएगा सीधा, है ना। वो हमारे पास क्या है, दिस इज, एक मिनट, एक मिनट, तो 2 की पावर 6 होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2/3, 2 4, हाँ 16 हो जाएगा। तो टी एक्स जो हमारे पास होना चाहिए दैट विल बी 16 × 25 अपॉन NR। आई होप कोई गलती नहीं की मैंने। तो 125 और 64, तो 64 कितना जा जाता है ये, 4, तो 4 क्यूब होता है वो 64 होता है, तो 4 स्क्वायर 16, ठीक है, ये होगा। तो 25 × 16 हमारे पास हो रहा है 25, 6 या 150, ऐसे ही रखते हैं, लेट्स सी क्या होता है बाद में। लेट मी सी, इसका 16 मल्टीप्लाइड बाय 25, 400, तो 400 अपॉन NR हमारे पास हो जाएगा, तो 400 अपॉन NR TX हो जाता है। उसके बाद TY की बात करते हैं भाई। TY आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस है, तो V/T कांस्टेंट होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर निकालते हो तो Vx कितना है हमारे पास, Vx इज 125, राइट, अपॉन TX, राइट, इज इक्वल टू कितना, 250 अपॉन TY। तो यू कैन सिंपली फाइंड TY विल बी इक्वल टू 250 अपॉन दिस, यानी 2 टाइम्स ऑफ TX, ये आएगा। तो तुम्हारा बेसिकली 5/2 NR 2TX बनने वाला है। तो बेसिकली NR TX तुम्हारा आंसर है। TX हमारे पास कितना है, TX इज 400 अपॉन NR, ठीक है। तो TX इज 400 अपॉन NR, तो 400 आना चाहिए, तो आई थिंक 400 होना चाहिए, आई थिंक, आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है। तो आंसर शुड बी 400 आई थिंक इन दिस केस। तो देख लो भाई कि अगर कुछ गलती हो तो 20, ओके गलती तो है भाई, एक मिनट एक मिनट, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये डिवाइड होगा। ओके, तो TX जो हमारे पास है दैट TX विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 25 NR, ये होगा। दैट्स द मिस्टेक वी डिड। तो ये तो ठीक है, 125/TX एंड y का हमारा है 250, इट इज TX is 2 times of TY is 2 times of TX and कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ पर TY हमारे पास होएगा TY माइनस TX, तो बेसिकली TX ही आएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर 5/2 NR TX, तो TX हमारे पास दिया 16/25, तो 5/2 NR तो कट जाएगा, तो 16/25 है, तो 1/5 और ये हो जाएगा 8, 5/8 इज 1.6, तो हाँ 1.6 आना चाहिए, इट्स नॉट 400, 1.6, तो आंसर शुड बी 1.6, ओके। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गलती हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, द सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। देखो भाई इसमें हम सीधा एक लगाएंगे क्योंकि दोनों अर्थ के चक्कर काट रहे हैं, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो बेसिकली T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास R1 अपॉन R2 का होल क्यूब होगा। तो R1 हमारे पास अगर R2, ओके, R1 इज दिस, तो हमें बोला है कि फिक्स डिस्टेंस R1 इज द डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 निकालना है अपने को, और R1 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का है, तो R2 हमारे पास कितना है, R1 अपॉन 1.21 का होल क्यूब। तो बेसिकली T1 अपॉन T2 का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.21 का होल क्यूब। जस्ट सॉल्व दिस, और कुछ नहीं करना है, इसमें T2 निकालना है बेसिकली तुम्हें। तो T2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी T1 अपॉन 1.21 की पावर 3/2, ये है, ठीक है। इतना T2 है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमें निकालना है कि कितना पीरियड उसको दिखता है। देखो भाई अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो वो घूम रहा है चाहे वो घूम रहा है, हम अर्थ के फ्रेम में देखेंगे। तो अर्थ के फ्रेम में ये जो है वो ओमेगा 1 इधर से जा रहा है, और वो आपका ओमेगा 2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो ओमेगा रिलेटिव दोनों का होगा दैट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, राइट, दैट इज 2 पाई 1/T1 प्लस 1/T2। T2 हम निकाल चुके हैं, दैट इज T1 अपॉन दिस, तो 2 पाई अपॉन T1 निकाल लीजिए, 1 प्लस कितना, 1.21 की पावर 3/2, ये हमारा है।
तो उन्होंने क्या बोला था कि एक चक्कर कितने में हो जाएगा, मतलब कितने में एक चक्कर काटेगा, तो ये ओमेगा रिलेटिव है, तो टाइम पीरियड जो उसको लगेगा दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव। तो कितना हो जाएगा T1/1 प्लस 1.21 की पावर 3/2। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, बट मैं इक्वेट कर देता हूँ +1, तो 2.33 आ रहा है हमारे पास। तो टाइम पीरियड जो है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 2.33। तो देखो तरीका बिल्कुल सही है, इसमें हो सकता है कुछ गलती हो गई हो हमारी कैलकुलेशन में, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमने कुछ तरीके में गलती की है। तो T1 हमारे पास था R1 है, R2 को हमने R1/this लिख दिया, एंड देन ओके, तो T1 ये 3/2 हो गया एंड हाँ ठीक है, तो लगभग 2.33 के आसपास आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो यहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर चाहो तो अप्रोक्सीमेटली आप आंसर निकाल सकते हो उसका करके। कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ 0.21, तो दैट विल बी 2 यहाँ पर प्लस 1.5 इंटू 0.21। तो इसको आप सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई करोगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 0.35, तो बेसिकली 2.3 के आसपास ही आया, 315 0.31 2.315 तो निकाल ही सकते हो। तो 2.33 आपका एग्जैक्टली आ रहा है, उसके थ्रू वैसा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में सीधा बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, आपको बताना है राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर क्या होगा। और ये आपका आधा है थर्मली कंडक्टिंग है, मूवेबल पिस्टन है, टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विद 3/2 मोल्स। देखो यहाँ पर 3/2 मोल्स है, यहाँ पर आपका 1 मोल है, ये दिया हुआ है। और स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है 12/5 है। तो आप सिंपल क्या करो ना, फोर्स कंजर्वेशन कर दो ना, यहाँ फोर्स मतलब बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर P1 इंटू ए जो होगा और पीछे की तरफ आपका K इंटू कितना हुआ है L/2 इंटू 12/5, कितना हो जाएगा, कितना होता है 5 - 4 यानी L/10। तो KL/10 पीछे लगने वाला है और इधर कितना लगेगा, दिस इज P2A, ठीक है। ओके, इफ द प्रेशर ऑन द राइट कमांड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो अब देखो क्या होता है कि इसमें फोर्स को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कितना होता है P1A जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P2A प्लस KL/10। तो P1 जो तुम्हारा होने वाला है दैट P1 इज गोइंग टू बी P2 प्लस KL/10A। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है कि इन्होंने बोल रखा है आइसोथर्मल है बिकॉज कंडक्टिंग दिया है। तो P1 P2 में हम लोग कर सकते हैं कि NRT/, कर सकते NRT/V कर सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है, तो मैं अगर इधर का वॉल्यूम V मानूँ तो उधर को भी V मान सकता है। तो बेसिकली हो जाएगा 3/2 RT/V इज इक्वल टू RT/V प्लस KL/10A। सॉल्व करेंगे तो RT/2V जो हमारा होगा वो KL/10A आ जाएगा, ठीक है। यानी RT/V जो है वो हमारे पास KL/5A हो जाएगा। तो जो प्रेशर हमारे पास P1 है दैट इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स ऑफ RT/V, बिकॉज वहाँ 3/2 मोल्स है। तो अगर आप 3/2 मोल्स को यहाँ पर रखोगे तो कहाँ निकालना था, अच्छा राइट में निकालना है। तो राइट में निकालना है तो हमें RT/V निकालना है, लेफ्ट में नहीं निकालने को बोला उन्होंने, राइट में निकालने को बोला है। तो P2 विल बी RT/V। तो RT/V करोगे तो KL/5A होगा। तो कंपेयर कर लो, आपका अल्फा 5 के बराबर होगा, तो आपका बेसिकली आंसर 5 हो जाता है। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, इसी तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, ये 14th वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें बोला कि YDSC है और हमने इरेगुलर विड्थ की स्लैब्स रख दी हैं। तो देखो सिंपल सिनेरियो ये है कि जब आपका ये विड्थ यहाँ पर खुला हुआ है ना, तो इसके आगे आपका एक छोटा सा स्लैब है ना, आपको इसका विड्थ निकालना पड़ेगा कि इसका अप्रॉक्सीमेट विड्थ क्या है और इसका अप्रॉक्सीमेट विड्थ क्या है। बस उसके बाद हमें जो शिफ्ट करने वाले हमने चीज़ें लगाई थी वो हमें निकालना है कि ऑप्टिकल जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, वो हमें निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट, तो सेंट्रल मैक्सिमा हमें बताना है कि कहाँ पर शिफ्ट होगा। तो मतलब हमें ऐसे पॉइंट का शिफ्ट निकालना है जिसका
ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 है। तो पहले हम कर लेते हैं भाई, इसमें करना क्या है, ये हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है इसको, तो यहाँ पर L है और यहाँ पर भी L है और यहाँ पर बीच में मान लीजिए D दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसका W1 क्या है और यहाँ पर निकालना पड़ेगा W2 क्या है। वो हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही दूसरे वाले के लिए भी आएगा, क्योंकि दूसरे वाला भी आपका ऐसे रखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर W1 होगा और यहाँ पर W2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, W1 देखो टोटल एंगल तो सेम ही रहेगा, दिस थीटा इज कांस्टेंट, तो ये टोटल थिकनेस हमें T दिया हुआ है, तो 12 प्लस डी अपॉन टी जो हमारे पास होगा वो L अपॉन W1 के बराबर होना चाहिए। तो यानी निकाल लो यहाँ से, W1 जो हमारे पास होगा वो LT अपॉन 12 प्लस डी होगा। दूसरा W2 की बात कर लें तो हमारे पास L प्लस डी अपॉन W2 जो होगा वो हमारे पास 12 प्लस डी अपॉन टी होने वाला है। तो W2 की वैल्यू हो जाती है L प्लस डी इंटू टी अपॉन 12 प्लस डी। ये हो गया। अब हमारे पास इतना हो गया, बस हमारा काम हो गया, इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जब लाइट रे आपकी पास करेगी यहाँ से, इस तरह से पास करेगी, तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, मान लीजिए इसने x1 चला यहाँ पर, तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो होगा x1 दैट इज रियल पाथ प्लस म्यू माइनस 1। तो पहले वाले का हमें म्यू दे रखा है 1.7, ए का 1.7, अच्छा नहीं ए का नहीं, बी का हमें दे रखा है 1.5, तो पहले बी को क्रॉस करेगा तो म्यू माइनस 1 विच इज 0.5 इंटू W1 क्रॉस करेगा, राइट, प्लस फिर 0.7 इंटू W2 करेगा। अच्छा नीचे वाली रे है, मान लो यहाँ पहुंच गई, तो ये x2 चल रही है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा x2 प्लस, वही चेंज हो जाएंगे हमारे पास 0.7 W1 प्लस, है ना, एक मिनट, W1 है ना 0.5 0.7 W1 प्लस 0.5 W2। अब इसमें ऑप्टिकल पाथ हमें देखो, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहां पर ऑप्टिकल पाथ 0 हो रहा होता है, राइट, तो बेसिकली x01 या x02 माइनस x01 जो हमारे पास है वो 0 होना चाहिए, माइनस कर दीजिए तो x2 माइनस x1 जो हमारे पास होगा प्लस ये हो जाएगा 0.2 W1 और फिर आपका हो जाएगा माइनस 0.2 W2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d साइन थीटा, राइट, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल फ्रॉम द सेंटर, ये वाला, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकली x2 माइनस x1 d साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज अ स्मॉल एंगल, तो विल बी 0.2 इंटू W2 माइनस W1। अब W2 माइनस W1 हम निकाल चुके हैं, इसमें LT चला जाएगा, फिर DT बचेगा, DT अपॉन 12 प्लस डी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.2 DT अपॉन 12 प्लस डी, राइट, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये D और T अलग अलग है, ठीक है। तो साइन थीटा होता है y बाई डी, तो डी वाई अपॉन कैपिटल D mm में निकालना है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, सब आपको सिर्फ सॉल्व करना है भाई। यहाँ d है, ये t है अपॉन 12 प्लस डी है, यहाँ से d को उड़ा दो, तो y हमारे पास हो जाएगा 0.2 dt अपॉन 12 प्लस डी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, तो कैपिटल D हमारे पास कितना दिया, 2 मीटर्स दिया हुआ, तो दिस इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t कितना दिया हुआ, स्मॉल t दैट इज द थिकनेस इज गिवन टू बी 12 माइक्रोन, ठीक है। तो 12 इंटू टेंस पावर ऑफ माइनस सिक्स में है, ये देख लेंगे बाद में। 12 प्लस डी, एल कितना दिया है, एल इज गिवन टू बी 1 mm, यानी 2 हो गया, और ये 2 है तो 4 mm नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू टेंस पावर ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। तो ये देखो 4 4 चला जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या होने वाला है 0.2, यानी हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 7 प्लस 3, तो 12 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 4 आना चाहिए, राइट, और उन्होंने mm में बोला तो आई थिंक 1.2 आना चाहिए, दैट शुड बी द शिफ्ट। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इट शुड बी 1.2 mm, बाकी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कि नहीं, आई थिंक आई हैव डन राइट ओनली, तो 1.2 शुड बी द आंसर, दिस इज द राइट वे टू डू, ठीक है। तो d साइन थीटा था, यहाँ पर हमने d लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, LT था, dt हुआ, t is the thickness of this thing 12 micron and this is 2, this is capital D again 2, हाँ ठीक है, तो 1.2 आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलो इसको कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दिया है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम ऑफ 60 डिग्री
विस्कस फोर्स लग रहा है माइनस सी वी वेक्टर का, आपको बताना है ई 2.7 लेके कि प्रोजेक्शन कितना होगा। भाई 15 वाला मैं यही कर देता हूँ। देखो भाई इसमें सिंपल ऐसा बोल रखा है कि आपने प्रोजेक्शन कर दिया है इसका कहीं पर, मान लो यहाँ से आपने प्रोजेक्शन किया है और सामने कहीं वॉल है, तो आपने जब प्रोजेक्शन किया इसका तो आपका इस तरह से गया, यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री का, और फोर्स आपका माइनस सी वी वेक्टर लग रहा है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दी यू नॉट, तो जो फोर्स है ना किसी भी इंस्टेंट पे आप क्या करोगे, पहली बात तो हमारे पास एम जी होगा माइनस जे कैप नीचे की तरफ, और माइनस सी वी वेक्टर है, तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं लिख सकता हूँ, देखो वी वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लिख दो यहाँ पर। तो आई कैप में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सी वी एक्स आई कैप प्लस और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस एम जी और माइनस सी वी वाई, ये हमारे पास इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोर्स देंगे। तो भाई एक्स डायरेक्शन में अगर आप एक्सेलरेशन को देखोगे तो दैट इज नथिंग बट माइनस सी वी एक्स, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करो, इसको वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख दो, वी एक्स से वी एक्स को हटा दो, डी वी एक्स इज माइनस सी डी एक्स, इंटीग्रेट कर लो। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल में, यू नॉट कॉस 60 थी। एक मिनट, तो इन्होंने कुछ बोला है कि स्ट्राइक हो रहा है तो कितना हो रहा है, ओके 60 अच्छा इनिशियल वेलोसिटी हमें 270 दिया है, एक्सपीरियंस ऑफ विस्कस फोर्स, ड्रैग कोएफिशिएंट दिया है, इंस्टेंट वेलोसिटी, द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकंड्स। अगर टाइम दे के रखा है तो हमें डीवी बाई डी एक्स नहीं करना है, डीवी बाई डी टी करना है, टाइम दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, टाइम दिया हुआ है, तो वी विल टेक एक्सेलरेशन, बट हम एक्सेलरेशन को टाइम के फ्रेम में लिखेंगे, दैट विल बी डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दैट विल कम आउट टू बी डी वी एक्स अपॉन वी एक्स माइनस सी डी टी इंटीग्रेटेड, एंड इनिशियल एक्स में जो भी रहा होगा और बाद में फाइनली जो भी एक्स में रहा होगा, तो दैट विल बी एल एन ऑफ वी एक्स अपॉन वी एक्स नॉट माइनस सी टी। ओके, ये हमारे पास है। अब क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स में। ओके, टाइम 2 सेकंड्स में दिया है, वेलोसिटी निकाल सकते हो, अच्छी बात है। अच्छा, इसको हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा, इसको आपको वी डी वी एक्स भी लिखना पड़ेगा, वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छा, इससे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो सिंपली डी वी एक्स जो आपका हो जाएगा वो माइनस सी डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेट अगर मैं कर रहा हूँ तो आपका इनिशियली वी एक्स नॉट होगा, बाद में आपका वी एक्स हुआ है, तो जीरो से लेके डी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मतलब वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट माइनस सी डी होगा, ये आपको डी निकालना है, राइट। तो हम इस इक्वेशन पे वापस आएंगे, पहले निकाल लेते हैं इसको। टाइम उन्होंने बोला 2 सेकेंड्स, सी कितना दिया उन्होंने देख लेते हैं, सी दिया है उन्होंने 0.1 का, तो 0.1 और 2 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.2। ठीक है, सी इज 0.1 एंड अच्छा नहीं, यहाँ पर मास से डिवाइड करना भूल गया मैं, हमें एक्सेलरेशन लेना तो हमें वी हैव टू डिवाइडेड बाय मास, नहीं तो क्योंकि ये फोर्स है ना, सी बाय एम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं सी बाय एम यूज़ करता हूँ तो बहुत और भी अच्छी बात है भाई, हमारे पास 200 गया मैंने 0.2 है, सीधा आपका -1 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर -1 बन गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी एक्स नॉट, तो वी एक्स नॉट इज 270 कॉस 60, तो 135, तो 135 बन गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो वी एक्स आपका इवेंचुअली बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स नॉट इंटू ई की पावर -1, यानी वी एक्स नॉट अपॉन ई। तो मैं 270 यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो 270 कॉस 60 है हमारा वी एक्स नॉट, तो 270 इंटू 1/2 और ई की वैल्यू 2.7 दे के रखी हुई है, तो दैट विल बी हाउ मच 100 और ये 50, तो वी एक्स बाद में 50 हो जाएगा। बस यहाँ पर ये चीज़ों को उठा के यहाँ पर रख दो। यहाँ पर देखो भाई, इसमें क्या हो गया, इवेंचुअली आपका 50 है, माइनस इनिशियली कितना था 270/2 135 था बेसिकली, 135, हाँ तो 135 था, इज इक्वल टू सी बाय एम। सी बाय एम हमारे पास कितना है 0.2 0.1 1/2, तो d/2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो जस्ट डू दिस कि d/2 इज इक्वल टू 135 माइनस 50 इज
हाउ मच, 85 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाता है, 170, तो 170 मीटर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पर 170 आना चाहिए। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक्स में सॉल्व करना था। पहले एक्स में जो एक्सेलरेशन है उसको वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स करके लिखना था, एक इक्वेशन आ जाती वी वर्सेस एक्स में, और फिर उसी को डी वी बाई डी टी करना था, वी और टी में आ जाती। टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनली जब वो टकरा रहे एक्स में। सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं इसको। जिसको देखना है इसको देख लो, मैं यहाँ पर आपका पूरा स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके देख लेना, क्योंकि मैं इसको अभी डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो देखिए भाई, ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डॉपलर इफेक्ट पे है। इसमें बोला है कि मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। भाई हमें पता है कि जब यहाँ पर आएंगे एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होंगी, दूर दराज जा रहे होंगे तो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होंगी। तो वेरिएशन पूछा है, डेल्टा एफ पूछा है, निकाल लीजिए। तो हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड निकाल लेते हैं। इन्होंने कॉस इनवर्स -9 पे छोड़ा है, तो इन्होंने ऐसे छोड़ा है, इस थीटा नॉट से छोड़ा है उन्होंने। हम देख लेते हैं भाई नीचे आके कितनी स्पीड गेन करेगा। तो यहाँ पर एच है, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो v हमारे पास क्या हो जाता है, 2gh का अंडर रूट। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू एच कितना है, देखो भाई कॉस हमारे पास l कितना दिया हुआ था इन्होंने, जो भी होगा मान लो l 8 मीटर का दिया हुआ है, तो या फिर l दिया हुआ है, हम बाद में पुट कर देंगे। तो l कॉस थीटा, थीटा 9.9 दिया है, तो यहाँ 0.9 l हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली 0.1 l है। तो 0.1 l, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2l। तो 12 मतलब L60 मतलब 4 आ जाएगा सीधा, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है नीचे। तो इस तरफ 4 आ रहा होगा, इस तरफ पीछे जाते समय भी 4 आ रहा होगा। तो जब दोनों तरफ आएंगे तब मैक्सिमम होगा, दूर जाएंगे तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा आप निकाल लीजिए, एफ सी को मैं सी स्पीड ऑफ साउंड को बोल देता हूँ यहाँ पर। जब पास में आ रहे हैं तो -4 + 4 ये सिनेरियो बनेगा। मिनिमम जब दूर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका C+4 C-4 ये बनेगा। इनका डिफरेंस निकालना है, निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए दोनों को, f हो जाएगा। तो यहाँ पर C+4 का होल स्क्वायर माइनस C-4 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय C स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब देखो अगर अप्रॉक्सीमेटली निकालना है तो ऊपर फॉर्मूला लगा दो, f ये हो जाएगा a - b a+b। तो दोनों को प्लस करता हूँ तो 2c आएगा, माइनस करता हूँ तो 8 आएगा, अपॉन C स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब देखो C इज वेरी हाई वेलोसिटी कंपेयर टू 4, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे निकालना है तो f इंटू 2c इंटू 8 अपॉन C स्क्वायर, विच इज 2f, मतलब बेसिकली हमारा हो जाएगा कितना, 16f अपॉन C, ये आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे के रखी है, 660। तो 16 इंटू 660 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज 330। तो 330 आप ले लो, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा 32। तो 32 हर्ट्ज का आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेरिएंस होना चाहिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आई थिंक हमने कोई गलती नहीं की है यहाँ पर, कैलकुलेशन हैव बीन क्वाइट ऑन द पॉइंट। वो 8 हो जाएगा, वो 2c हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16f अपॉन c, f हमें दिया हुआ था, तो दिस इज 2, 32, तो 32 हो जाना चाहिए। सो इस तरह से इस पेपर के जो आंसर्स मैंने दिए ये मेरे आंसर्स हैं। अब जब आंसर की रिलीज की जाएगी तब हम चेक कर सकते हैं भाई उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया। बट अकॉर्डिंग टू ऑल द लाइक फिजिक्स का हम के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो कोई भी मैंने गलती की नहीं है वैसे, बट यू कैन नेवर बी टू मच श्योर। तो हम आंसर की निकलने पे एक बार देख लेंगे। बाकी इसमें थोड़ा मेरे को बस माइनस का इशू है, बाकी तो आंसर सही आ रहा है, बाकी माइनस आना चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू एवरीवन।